प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे एक सच्ची कहानी। बेटियों के रिश्ते तय करते हुए ये काम हरगिज मत करें। प्यारे दोस्तों, कल मैसेजेस पे एक साहब का मैसेज आया, कहने लगा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपका मुस्तकिल कारी हूँ। आपने शादी एक बंधन सीरीज लिखी, मैं उसे बहुत तवज्जो से पढ़ता रहा हूँ, न सिर्फ खुद बल्कि अपने घर वालों को भी पढ़ाई। कहने लगा आजकल फेसबुक पे शादी की उम्र के हवाले से बहस चल रही है। मैं आपको इस पे अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कहानी लिखें। मैंने हामी भर ली और वैसे ही जैसे सुनी है और वैसे ही आपको पेश कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, प्यारे नाजरीन, बहुत तवज्जो से सुनिए। ये एक सच्ची कहानी है। मेरा नाम असलम इकबाल है। मेरा ताल्लुक गांव से है। मैं बहन भाइयों से सबसे छोटा था। 4 भाई और 1 बहन मुझसे बड़े थे। शुरू से ही मेरा रुझान शहर की जानिब था। मैं जब छोटा था रिश्ते के एक चचा के साथ शहर आता जाता था। मुझे गांव की जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। चचा हमारे गांव में खाद और स्प्रे सप्लाई करता था। माल लेने शहर जाता, मैं भी साथ चला जाता। मैं छोटा था, लाडला था। अब्बा का सहारा बनने को मुझसे बड़े 4 जवान तगड़े भाई मौजूद थे। इसलिए किसी को मेरे गांव में रहने ना रहने से कोई खास फर्क ना पड़ता था। थोड़ी बहुत पढ़ाई के बाद मैंने चचा को राजी किया कि वो मुझे भी अपना काम सिखाए। मैंने उसके साथ काम सीखना शुरू कर दिया। मैं मंडी में आड़त का काम सीखता गया। कुछ अरसे बाद मैंने अब्बा से कुछ पैसों का तकाजा किया ताकि मैं शहर में अपना कारोबार जमा सकूं। भाई अब्बा के साथ जिम्मेदारी करते थे। अब्बा चाहते थे कि मैं कारोबार भी करूं तो गांव में करूं, मगर मैं इस पे राजी नहीं। मुझे गांव की जिंदगी पसंद नहीं थी। मैं शहर रहना चाहता था। 1-1.5 साल बहस चलती रही। आखिर अब्बा ने फैसला किया कि अपनी जमीन में से मेरा हिस्सा बेच के वो मुझे पैसे दे देंगे। साथ ही शर्त रखी कि मैं शादी करके शहर शिफ्ट होऊंगा। मैं जल्द से जल्द शहर शिफ्ट होके कारोबार सेट करना चाहता था। मैंने फौरन हामी भर ली। 4 माह के अंदर मेरी और मेरी बहन की शादी हमारी मर्जी, हमारी अपनी बिरादरी में वट्टा सट्टा सिस्टम के तहत हो गई। शादी के बाद अब्बा ने मेरे हिस्से की जमीन बेच के रकम मेरे हाथ में रख दी। मैं अपनी बीवी को लेके शहर आ गया। कारोबार सेट करने में मुझे काफी अरसा लग गया। मेरी खुशकिस्मती, मेरी बीवी बहुत समझदार औरत थी। उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया। हमारे 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुई। हम दोनों मियाँ बीवी ने इनके लिए बहुत से ख्वाब देखे। शहर के अच्छे स्कूलों में इनका दाखिला करवाया, अच्छा रहन सहन दिया। मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। हम साल में 2 बार ईदों पे बस खड़े गांव जाते। सुबह गए, शाम को वापस आ गए। ज्यादातर तो मैं अम्मा और अब्बा के शहर
ले आता, भाई भी चक्कर लगाते रहते। अम्मा अब्बा जब भी शहर आते मेरे बच्चों को देख के आपस में बातचीत करते रहते। अकबर के लिए फलां की लड़की और असगर के लिए फलां की आमना, फलां की दुल्हन बनेगी, मारिया फलां की। बैठे बैठे रिश्ते तय। रहना गांव के लोगों का महबूब मशगूला है, इसलिए हम दोनों मियाँ बीवी ने इनकी बातों पे कभी कान नहीं धरे, ना ही कोई अहमियत दी। अकबर मेरा बड़ा बेटा है, उससे 2 साल छोटी आमना, फिर असगर और मारिया। जिस साल अकबर ने मैट्रिक करके कॉलेज में दाखिला लिया और आमिना मैट्रिक में आई, उस साल अब्बा काफ़ी बीमार रहने लगे। उन दिनों मेरे कारोबार में कुछ मसाइल थे, मैं उनमें उलझा हुआ था। ना गांव जा सका, ना अब्बा को शहर ला सका। 6 माह शदीद अलील रहने के बाद अब्बा का इंतकाल हो गया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। अफसोस इस बात का कि मैं अब्बा को शहर लाके इनका इलाज नहीं करवा सका। मैं बेहद पशेमान था। अब अम्मा को गांव नहीं छोड़ना चाहता था। अम्मा को मिन्नत समाज करके अपने साथ ले आया। मैं और मेरी बीवी हाजरा अम्मा को पूरा ख्याल रखते थे, उनके मुंह से निकली हर बात पूरी करते। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। एक बार मेरी बहन सलमा, जो मेरे बट्टे में थी, हमारे पास अम्मा से मिलने शहर आई हुई थी। मेरा बेटा अकबर 12वीं के इम्तिहान दे के मेरे साथ कारोबार में शामिल हो चुका था। मेरी बीवी हाजरा मेरी बहन की बेटी कुलसूम, जो कि हाजरा की भतीजी भी थी, उसको अकबर के लिए लेना चाहती थी। हाजरा ने सलमा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो मेरी इकलौती बहन खुशी से निहाल हो गई। जब हम कुलसूम का बाकायदा रिश्ता लेने गांव गए तो सलमा के शौहर हाजरा के भाई ने अकबर और कुलसूम के रिश्ते मेरी बेटी आमना का अपने बेटे सलीम के साथ हाथ मांग लिया। हमारे गांव में एक बिल्कुल नॉर्मल बात थी वट्टे सट्टे के रिश्ते होना और जल्द अज जल्द बेटी को ब्याह देना, लेकिन मेरी बेटियां शहर में पली बढ़ी थी। मेरे लिए ये फैसला हरगिज आसान ना था। हमें तज़ब्ज़ुब का शिकार देख के सारी बिरादरी ने हम पे रिश्ते के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मेरे भाई कहने लगे, हमने हमेशा तुम्हारी मानी, आज तुम हमारी मानो। इनकी बात ठीक थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरी बेटी थी जिसको हमने बहुत मोहब्बत और प्यार से पाला था और शादी के हिसाब से 16 साल अभी उसकी उम्र ही क्या थी। अम्मा भी समझाने लगी कि लड़कियों की शादी की यही बेहतरीन उम्र होती है। तुम्हारी बहू भी इसी उम्र की बच्ची है, तो आमना का रिश्ता क्यों नहीं हो सकता। खैर, बिरादरी की बातों में आके मैंने रिश्ते की हामी भर ली। हमारे यहाँ ढेर सारे बच्चे खुले सहनों में मिलजुल के खेला करते। कभी तवज्जो से देखा ही नहीं था कि किसका बच्चा कौन सा बच्चा है। देखभाल किए बिना हमने सलीम को आमना का रिश्ता दे दिया। रिश्ता पक्का होते ही अम्मा ने शादी की तारीख भी पक्की कर दी। आमना और अकबर का रिश्ता बहन के घर पक्का करके और शादी के दिन रख दिए। जब मैं और हाजरा गांव से वापस आए, उसी दिन आमना का मैट्रिक का आखिरी पर्चा था।
बच्चों को ये तो पता था कि अम्मा अब्बा दादी के हमरा बड़े भाई अकबर का रिश्ता तय करने गए हैं। जब हमने अकबर के साथ आमिना का रिश्ता तय होने का भी बताया तो आमिना के चेहरे पे बेयकीनी और सदमे वाले तासरात ने मुझे नजरें चुराने पे मजबूर कर दिया। आमिना जो सहेलियों के साथ मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला लेने के ख्वाब बुन रही थी, उसके ख्वाब उसकी आंखों से नोच के हमने उसे समझा बुझा के सलीम की दुल्हन बना दिया। हमारे यहाँ रिश्ता करते हुए बच्चों को खास तौर पर देखा परखा नहीं जाता था। बस इतना पता होता था ये भाई का बेटा है, बहन की बेटी है, काफ़ी है, रिश्ता कर दो। ना तालीम, ना तरबियत, ना शख्सियत, ना कमाई, कुछ नहीं देखते। जब लड़की जवान हो गई, फलां रिश्तेदार ने मांग ली रिश्ता कर दो। शादी वाले दिन जब मैंने अपनी बेटी के साथ उस नीम ख्वांदा बिल्कुल पेंडू भांजे को दूल्हा के रूप में देखा तो मेरे दिल पे घूंसा पड़ा। एक बार तो मेरा दिल किया कि मैं बेटी की शादी से मना कर दूं। मुझे आज भी अपनी बेटी की बेयकीनी भरी शिकवा गुनाह नजरें याद हैं, लेकिन मैं बेटी की ही नहीं बेटे की शादी भी कर रहा था। पूरी बिरादरी जमा थी, मैं बेबस था, कुछ नहीं कर सका। बेटी रुखसत करके गांव भेज दी। अगले दिन जब हम बारात लेके गांव गए, जिस तरह मेरी बेटी अपनी माँ के गले लग के बिलक बिलक के रोई, मेरी जान निकल चुकी थी। उधर बेटे की बारात थी, इधर बेटी तड़प तड़प के रो रही थी। मेरी बीवी का बुरा हाल था। मैंने दिल मजबूत करके अपनी बेटी को माँ से अलग किया और सख्ती से समझाया कि अच्छी बेटियां माँ बाप की इज्जत रखती हैं। अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है। हम अपनी तड़पती बिलकती बच्ची को वहीं छोड़ के बहू ब्याल के अपने घर ले आए। हमें शादी के बाद मालूम हुआ कि हमारा दामाद सलीम कुंदजेन का एतमाद की कमी का शिकार, बिल्कुल गैर तालीम याफ्ता उजड़ इंसान था और उसे इसका पूरा पूरा एहसास था कि वो मेरी बेटी के किसी तरह भी काबिल नहीं। अपने एहसास से कम तरी को छुपाने के लिए वो मेरी बेटी को बात बात पे रुई की तरह दिनक देता। आमिना शहर में प्यार मोहब्बत में पली बच्ची गांव के सख्त माहौल की आदी नहीं थी। रो धो के किसी ना किसी तरह गुजारा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा एहसास से कमतरी का मारा बहंजा उससे जानवरों जैसा सलूक करता। एक बार कपड़े धुले ना होने पे इश्तियाल में आके उसने आमना को इतनी जोर से धक्का दिया कि आमना का सर पिलर से टकरा के फट गया। खून का फवारा बुलंद हुआ। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसे शहर लाना पड़ा। हमें इतला दी तो हमारे घर में हंगामा मच गया। अकबर और असगर आग बगोला हो गए। आमिना के सर में 8 टांके लगे। अकबर ने अपनी बीवी को वापस गांव भेज दिया। इस सब हंगामे से आमिना बुरी तरह सहम गई। कुछ दिन बाद अपनी बहन के उजड़ने के डर से सलीम माफिया मांग के आमिना को अपने घर ले आया।
اس نے آمنہ کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، مزید سختیاں شروع کر دیں۔ آمنہ پچھلے ہنگامے سے بری طرح سہم گئی تھی، اب وہ اپنے اوپر ہونے والا کوئی ظلم بھی اپنی ماں کو نہ بتاتی۔ سلیم ایک بگڑا ہوا لڑکا تھا، نہ ماں کی سنتا تھا نہ باپ کی۔ خیر حالات کا ستم اور ماں باپ کی بے رخی سہ سہ کے آمنہ کی صحت پہ اثر ہونا شروع ہو گیا۔ وہ سوکھ کے کانٹا ہو گئی، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی۔ اس کو آنتوں کے مسائل شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دن بے ہوشی کی حالت میں شہر کے ہسپتال میں لائی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو شدید قسم کا ڈپریشن ہے اور یہ ملٹی پل آرگن فیلئر کی طرف جا رہی ہے، اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ہوش آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ اس کے سسرال والے اسے لا علاج سمجھ کے لا تعلق ہو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کا علاج کروایا۔ 8 ماہ وہ ہسپتال میں داخل رہی، اس کا خون بدلتا رہا، علاج ہوتا رہا۔ میں نے اس عرصے میں اس کو یقین دہانی کروائی کہ اب کبھی اس کو واپس نہیں بھیجوں گا، لیکن وہ رات کو چیخے مار کے اٹھ جاتی، مجھے مت مارو، مجھے چھوڑ دو ابو جی، امی جی۔ وہ چلاتی، چیزیں پھینکتی اور میرا دل روتا، دہائیاں دیتا۔ میں اسے گلے لگاتا، پیار کرتا۔ 8 ماہ کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہوئی، ہم اسے گھر لے آئے۔ اس دوران برادری کے رواج کے مطابق اکبر کی بیوی کو سور نہ ہونے پہ بھی واپس بھیج دیا گیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ اب وہ نئی زندگی شروع کرے گی۔ 1 سال بعد ہم نے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ برادری نے ہم پہ بہت دباؤ ڈالا۔ میں ایک بار برادری کے دباؤ کا شکار ہونے کے اتنے بھیانک نتائج دیکھ چکا تھا، میں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور آخرکار شادی کی 2.5 سال بعد صرف 18-19 سال کی عمر میں آمنہ کو طلاق ہو گئی۔ اس کے 7 بچیاں ابھی کالج میں اڑی پھرتی تھیں۔ میری بیٹی کو روگ لگ چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے آمنہ کو نفسیاتی معالج سے مکمل علاج کروایا اور شہر کے بڑے کالج میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ آمنہ کا اعتماد اور شخصیت بحال ہونے لگی۔ آمنہ نے اچھے نمبروں سے IBA کر لیا اور آمنہ کا داخلہ یونیورسٹی میں BBA میں ہو گیا۔ یونیورسٹی میں آمنہ کی صلاحیتیں کر کے سامنے آنے لگیں۔ اس دوران اس کے لیے 1-2 اچھے رشتے آئے، لیکن میں آمنہ کو تعلیم مکمل کروانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے باقی بچوں کو بھی تعلیم مکمل کرنے کی تاکید کی۔ آمنہ کے آخری سیمسٹر کے بعد ایک مناسب رشتے کو سوچ سمجھ کے ہاں کر دی۔ لڑکے اور اس کے گھر والوں کو آمنہ کی پچھلی زندگی کی مکمل حالات بتائے اور یہ بھی کہ ہم شادی کے لیے عزت اور تحفظ چاہتے ہیں۔ لڑکے والے سمجھدار تھے، انہوں نے یقین دہانی کروائی۔ اگرچہ آمنہ ڈسٹرب تھی، لیکن اسے سمجھایا کہ اب شادی کے لیے یہ مناسب وقت ہے۔ میرا یہ داماد پڑھا لکھا ایک فرم میں جاب کرتا تھا۔ یہ آمنہ کے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا۔
اس کو شادی کے بعد اعتماد بحال کرنے کو آمینہ کو M.Phil کروایا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد جاب کرنے کی اجازت دی۔ اب میری آمینہ بال بچوں والی ہے، گھر بھی سنبھالتی ہے اور ایک ادارے میں HR کی جاب بھی کرتی ہے۔ اس کی سسرال اور خاوند اس سے بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ دوسری طرف میری بہن کے میاں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ساری زمینیں بک گئیں، نہ تعلیم تھی نہ ہنر پورا، گھرانہ بری حالت میں پہنچ گیا۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے ہم سے معافی مانگی۔ ہم اپنی بہو کو اپنے گھر لے آئے۔ اب وہ ہمارے گھر اچھی طریقے سے بس رہی ہے۔ میں نے اس کے بعد اپنے آپ سے کچھ عہد کیے اور اپنے بچوں کو بٹھا کے نصیحت کی۔ اس نصیحت کو وصیت بھی سمجھو۔ کبھی کسی کو برادری سمجھ کے، رشتہ دار یا دوست سمجھ کے، یا رسم و رواج کے دباؤ میں آ کے گھبراہٹ اور جلد بازی میں لڑکیوں کی شادیاں نہ کرو۔ جس کو لڑکی سونپو اس کو اچھی طرح جان پرکھ کے لڑکی دو۔ رشتہ دینے سے پہلے یہ سوچو کہ وہ تمہاری لڑکی کے قابل ہے یا نہیں، چاہے وہ تمہاری بہن کا بیٹا ہے یا بھائی کا بیٹا یا برادری کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات میں مت گھبراؤ کہ عمر نکل رہی ہے، اس لیے جو رشتہ دار میسر ہو آنکھیں بند کر کے لڑکی سونپ دو۔ اللہ نے ہر بات کے لیے مناسب وقت طے کیا ہوا ہے، اس وقت کا انتظار کرو۔ لڑکیوں کو بوجھ نہ سمجھو۔ بے جوڑ شادیاں کبھی نہ کرو۔ شادی میں وٹا سٹا کبھی نہ کرو۔ ایک گھر مفت میں خراب ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ غلط فیصلہ ہو جائے، شوہر جانور نکل آئے، تو بیٹی کو اس آگ میں جلتے رہنے دینے کے بجائے فوری اس کی ڈھال بنو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ شوہر عزت قدر کرنے والا ہو، محنتی ہو، اس کے ساتھ حالات کی سختی سہنا، کم میں گزارا کرنا عورت کا فرض ہے، لیکن بے عزتی، مار پیٹ، گالم گلوچ قابل برداشت ہے، اس پہ کبھی سمجھوتا نہ کرو۔ آپ کا خیر اندیش اسلم اقبال۔ پیارے دوستو، یہ ایک سچی کہانی ہے جو کرداروں کے کچھ رد و بدل کے ساتھ لکھی گئی ہے اور آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔